सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बी सेल एक्टिवेशन एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ बी लिम्फोसाइट्स कैसे होती है। जो बी सेल्स होते हैं या जो आपके बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कौन से सेल से डेवलप होते हैं? हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल क्या होता है? इट इज़ अ प्लूरीपोटेंट सेल और यू कैन से मल्टीपोटेंट सेल जो कि किसी भी टाइप के सेल में डिफ्रेंशिएट हो सकता है, राइट। सो जो बी सेल्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? फ्रॉम द हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल इन द बोन मैरो। सो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल डिफ्रेंशिएट होता है इनटू द प्रोजेनाइटर सेल विच इज़ लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल। अब ये जो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स हैं इनसे क्या बनते हैं? आपके लिम्फोसाइट्स बनते हैं, बी सेल्स एंड द टी सेल्स। तो बी सेल्स भी कहाँ से बनेंगे? लिम्फोसाइट प्रोजेनाइटर से, प्रोजेनाइटर सेल से। जब मैंने आपको हेमाटोपोइसिस कराया था लास्ट लेक्चर में, वहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट बनाया था हमने कि किस तरीके से जो हेमाटोपोइटिक सेल है वो डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट होता है। दो पाथवेज वो फॉलो करता है, प्रोजेनाइटर पाथवे एंड माइलॉइड पाथवे। सो वहीं से ये लिया गया है कि भाई जो हमारा बी सेल होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कि सबसे पहले जो आपका हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है वो प्रोजेनाइटर, लिम्फोइड प्रोजेनाइटर में कन्वर्ट होगा। फिर वो जो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर है वो किस में डिफ्रेंशिएट होता है? बी सेल्स में। सो ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पे दो टाइप का सिलेक्शन होता है जब ये बोन मैरो में डेवलप हो रहे होते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि उनके जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो, राइट। सबसे पहले है पॉजिटिव सिलेक्शन और फिर दूसरा क्या है? नेगेटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या चाहिए? इसके लिए आपको सिग्नलिंग चाहिए थ्रू द एंटीजन रिसेप्टर फॉर द सेल टू सर्वाइव। Developing B cell are positively selected when the pre-B receptor bind its ligand। तो अगर उसके पास कौन से B cells डेवलप होंगे, कौन से पॉजिटिवली सेलेक्ट होंगे? जिनके पास क्या है? B सेल रिसेप्टर है। नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होता है कि जो बाइंडिंग होती है टू द रिसेप्टर, अगर बाइंडिंग होती है तो उससे सेल की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपके इमेच्योर बी सेल्स हैं या इमेच्योर टी सेल्स हैं उनको नेगेटिवली सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि उनको मेच्योर होने नहीं दिया जाता। जो आपके डिफेक्टेड सेल्स होते हैं वो यहीं पे नेगेटिव सिलेक्शन में उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। सेलेक्टेड इफ़ दे बाइंड विद द सेल्फ एंटीजन। तो नेगेटिव सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि वो बी सेल्स, देखो बी सेल्स जो होते हैं वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बाद में प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। या जो आपका बी सेल होता है इसके सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होती है? एंटीबॉडीज़ ही होती हैं। तो अगर ये जो बी सेल है अगर ये डिफेक्टेड है या इमेच्योर है तो इसकी जो एंटीबॉडीज़ है ना, वैसे एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है कि बाहर से कोई भी फॉरेन एंटीजन आएगा उसके अगेंस्ट एज अ डिफेंस का वो काम करती है। लेकिन कुछ ऐसे बी सेल्स होते हैं जो डिफेक्टेड बी सेल्स होते हैं जिनमें कि एंटीबॉडीज़ खुद के ही एंटीजन्स को खुद की ही बॉडी पर हमला करने लग जाती है, विच इज़ इन केस ऑफ दी ऑटो इम्यून डिजीज़, है ना। तो उस केस में क्या होता है, हम बोन मैरो के अंदर ऐसी सेल्स को क्या कर देते हैं? नेगेटिव सिलेक्शन से उनको वहीं पे एलिमिनेट कर दिया जाता है ताकि वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। सो बी सेल जो होते हैं वो बोन मैरो में डेवलप होते हैं और उनका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो भी कहाँ पे होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। अब क्या होता है कि जो टी सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि टी सेल्स कैसे डिफरेंट होते हैं। टी सेल्स का जो डेवलपमेंट है वो तो बोन मैरो के अंदर ही होता है, लेकिन जो इनका मैच्योरेशन होता है वो थाइमस के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? थाइमस के अंदर होता है। सो ये हमने तब करा था जब हमने ऑर्गन्स पढ़े थे, इम्यून ऑर्गन्स पढ़े थे, वहाँ पे हमने थाइमस को डिटेल में डिस्कस करा था। सो जब डेवलपमेंट हो रही होती है बी सेल की तो सीक्वेंशियल एंटीबॉडी का जीन रीअरेंजमेंट होता है ताकि जो आपका प्रो बी सेल है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाए? इनटू इमेच्योर बी सेल, और फिर इमेच्योर बी सेल से मेच्योर नेव बी सेल बनता है। जब सेल्फ रिएक्टिव बी सेल रिसेप्टर अगर एक्सप्रेस होते हैं बोन मैरो में तो उनका नेगेटिव सिलेक्शन हो जाता है और उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। जो सेल्फ रिएक्टिव है यानी कि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जो खुद की ही बॉडी पर अटैक कर रहे हैं। सेलेक्टेड सेल्स को
डिलीट कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है एपोप्टोसिस प्रोसेस से। तो जो भी नेगेटिव सिलेक्शन में जो भी सेल्स सेलेक्ट किए गए हैं कि भाई ये क्या है, सेल्फ रिएक्टिव सेल्स है, तो जो सेल्फ रिएक्टिव सेल्स होंगे उनको कौन से प्रोसेस से एलिमिनेट कर दिया जाता है, बाय द एपोप्टोसिस। सो दिस इज़ द डायग्राम। यहाँ पे देखिए एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज़ होता है और एक क्या होता है आपका एंटीजन डिपेंडेंट फेज़ होता है। एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज़ में क्या होती है, मैच्योरेशन होती है, और एंटीजन डिपेंडेंट फेज़ में एक्टिवेशन और डिफरेंशिएशन होती है। सो यहाँ पे देखिए ये बोन मैरो के अंदर का स्ट्रक्चर है। बोन मैरो के अंदर आपका प्रोजेनाइटर बी सेल होता है। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से क्या बना, प्रोजेनाइटर बी सेल। ओके, सो दिस इज़ योर प्रोजेनाइटर बी सेल। प्रोजेनाइटर बी सेल से क्या बनेगा, आपके बी सेल्स बनेंगे, दैट इज़ बी लिम्फोसाइट्स। सो उनकी जो एंटीबॉडी का जीन रीअरेंजमेंट होगा और फिर वो क्या बन जाएगा, मैच्योर बी सेल्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपके हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो किस में डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रोजेनाइटर सेल्स में, और प्रोजेनाइटर से क्या बनता है आपका बी सेल्स बनते हैं। अब ये जो नेव बी सेल्स है विच इज़ मैच्योर नेव बी सेल, अब ये कहाँ जाएगा, नाउ दिस एंटर्स इनटू द पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स। सो ये लिम्फोइड ऑर्गन्स हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब क्या होता है कि जो नेव बी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेव बी सेल यानी कि पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, इट इज़ इमेच्योर। यहाँ पे मैच्योर बी सेल क्या है, नेव पूरी तरीके से, यानी कि जो नेव बी सेल है वो पूरी तरीके से मैच्योर बन चुका है। अब ये जो नेव बी सेल है वो कहाँ पे जाता है, आपके पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। अब नेव बी सेल की क्या होता है, एक्टिवेशन होती है। टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, देखो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, बी सेल है। ओके, ये आपका क्या है, बी सेल है, ये क्या है आपका टी हेल्पर सेल है जो कि एक्टिवेटेड है। तो जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिसको हम साइटोकाइंस बोलते हैं। ओके, दीज आर नोन एज द साइटोकाइंस। अब ये जो साइटोकाइंस होते हैं वो क्या करते हैं, बी सेल के डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करते हैं, उसके डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करते हैं। तो टी हेल्पर सेल्स ने इनको एक्टिवेट कर दिया, बी सेल्स को, नेव बी सेल्स को। अब ये एक्टिवेट हो चुके हैं। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करते हैं, ये जो बी सेल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। देखो टी हेल्पर सेल ने इनको एक्टिवेट करा साइटोकाइंस रिलीज़ करने के बाद, और उसके बाद ये दो सेल्स में दो टाइप के प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडी रिलीज़ करते हैं, सिक्रीट करते हैं, और जो मेमोरी बी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फॉरेन एंटीजन के खिलाफ एक मेमोरी क्रिएट करके रखते हैं ताकि वो अगर आपकी बॉडी को दोबारा अटैक करेगा तो फिर उसके पास एक मेमोरी रहेगी। सो एक्टिवेटेड बी सेल्स, यहाँ पे देखिए जो एक्टिवेटेड नेव बी सेल्स है उन्होंने क्या करी है, सबसे पहले क्या होता है, कौन सी आपकी एंटीबॉडी बनती है, IgM बनती है। ठीक है, IgM का फिर क्या होता है, क्लास स्विचिंग। क्लास स्विचिंग का मतलब है कि IgM से ना आप कोई भी क्लास में स्विच कर सकते हो, G बना सकते हो, IgG। ठीक है, एंटीबॉडीज़ किसी भी एंटीबॉडी में स्विच कर सकते हो IgM से, IgE बना सकते हो, ठीक है, A बना सकते हो, तो कोई भी एंटीबॉडी आप बना सकते हो। पर स्टार्टिंग में क्या होता है, IgM होती है। तो क्लास स्विचिंग में IgM इज़ कन्वर्टेड इनटू अदर एंटीबॉडीज़। जैसे एलर्जी का केस है, अगर एलर्जिक रिएक्शंस है तो वहाँ पे IgM किस में कन्वर्ट हो जाती है, IgE एंटीबॉडी के अंदर। सो यहाँ पे देखो इसकी क्लास स्विचिंग हो गई, या फिर अफिनिटी मैच्योरेशन। अगर मैच्योरेशन हो जाती है तो ये मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक मेमोरी रखेगा। फॉरेन एंटीजन अगर अटैक करता है पहली बार, तो सेकेंड टाइम जब वो अटैक करेगा तो उसके खिलाफ बहुत फास्ट रिस्पॉन्स आएगा, इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरा है प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो गई। प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। और अगर एलर्जिक रिएक्शन से स्टार्टिंग में कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgM। ओके, और उसके बाद अगर
डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है। अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो वो IgE में कन्वर्ट हो जाती है, बाकी ये किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है, IgM। ओके, नाउ जो बी सेल एक्टिवेशन होता है या जो प्रोलिफरेशन मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन, वो 2 रूट्स से होता है डिपेंडिंग ऑन कि एंटीजन का नेचर क्या है। जो बी सेल रिस्पॉन्स है टू द थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन, उसके लिए आपको डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए टी हेल्पर सेल से, नॉट सिंपली कि आप एक्सपोजर दे रहे हो टू दी टी हेल्पर सेल डिराइव्ड साइटोकाइंस। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि साइटोकाइंस जो होते हैं जो टी हेल्पर सेल सिक्रीट करते हैं उनसे बी सेल एक्टिवेट होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन्स होते हैं उनको डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए होता है टी हेल्पर सेल से। सिंपली साइटोकाइन से एक्सपोज करोगे तो भी काम नहीं चलेगा। सो प्रोटीन एंटीजन्स को आप क्लासीफाई कर सकते हो 2 ग्रुप्स में, टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन जो कि टी सेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। दूसरा इंडिपेंडेंट टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन्स। तो पॉलीसेकेराइड, लिपोपॉलीसेकेराइड, अदर नॉन प्रोटीन एंटीजन्स को कंसिडर किया जाता है एज टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन, यानी कि वो टी लिम्फोसाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करते फॉर द एक्टिवेशन पर्पस। अब सबसे पहले बात करते हैं टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, यानी कि ऐसा एक्टिवेशन जिसमें कि आपको टी सेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या होता है कि बी सेल्स का एक्टिवेशन होता है विदाउट द टी हेल्पर सेल्स। अब आपको पता है पहले क्या हो रहा था कि टी हेल्पर सेल्स साइटोकाइंस रिलीज़ कर रहे थे, उसके बाद बी सेल्स एक्टिवेट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि टी हेल्पर सेल्स की ज़रूरत आपको नहीं होती, और ये कब होता है जब आपके जो बी सेल रिसेप्टर है वो इंटरैक्ट करते हैं टी इंडिपेंडेंट एंटीजन के साथ। और ये कौन से एंटीजन होते हैं टी इंडिपेंडेंट एंटीजन? पॉलीसेकेराइड्स, लिपोपॉलीसेकेराइड्स, नॉन प्रोटीन एंटीजन्स कौन से होते हैं? दे आर द टी इंडिपेंडेंट एंटीजन्स। सो ये जो एंटीजन्स होते हैं इनके पास रेपिटेटिव एपिटोप यूनिट्स होती हैं विद इन देयर स्ट्रक्चर, एंड दस रेपिटेशन अलाउज फॉर द क्रॉस लिंकेज ऑफ द मल्टीपल B cell receptors providing the first signal for the activation। तो epitopes क्या होता है? सपोज़ ये आपका क्या है, फॉरेन एंटीजन है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी साइट्स होती हैं, ये रेड कलर की जो मैं साइट्स बना रही हूँ, दीज आर नोन एज दी एपिटोप्स, जो कि क्या करता है, एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है। सो दिस इज़ दी एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कहीं ऐसा नहीं कि वो पूरे सरफेस पे एंटीजन के पूरे सरफेस पे बाइंड कर सकती है, वो एक पर्टिकुलर साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एपिटोप, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बाइंड कर सकती हैं। तो बी जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन्स होते हैं उनमें रेपिटेटिव एपिटोप्स होते हैं, बहुत सारे एपिटोप्स होते हैं। सो बिकॉज टी सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो जो सेकेंड सिग्नल है वो कहाँ से आता है? बाकी अदर सोर्सेज से आता है, जैसे कि टोल लाइक रिसेप्टर से इंटरैक्शन से, या फिर इंटरैक्शन विद फैक्टर्स फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। वंस द बी सेल इज़ एक्टिवेटेड, एक बार ही बी सेल एक्टिवेट हो गया तो उसमें क्या होता है, क्लोनल प्रॉपर प्रोलिफरेशन, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, वो बहुत सारी सेल्स बना लेता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वो बना लेता है। जो उसके बी सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन के बाद जो सरफेस बी सेल रिसेप्टर्स हैं वो गायब हो जाते हैं, और जो आपका प्लाज्मा सेल है वो सिक्रीट करता है IgM। मैंने आपको पहले भी बताया है कि IgM सबसे पहले बनती है, उसके बाद क्लास स्विचिंग होती है। ऑलराइट, सो IgM molecules that have same antigen specificity as the B cell receptor, सभी के ऊपर क्या होगा, IgM होगी, फिर उसकी क्लास स्विचिंग हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये B सेल है, यहाँ पे T सेल इंडिपेंडेंट B सेल एक्टिवेशन हो रहा है। अब ये देखो, दिस इज़ द बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया सेल, इसके ऊपर क्या है, पॉलीसेकेराइड एंटीजन है जिसपे कि रिपीटिंग एपिटोप्स हैं। ये क्या हुए, ये जो एंटीजन्स हैं वो किसके साथ बाइंड हुए, आपके जो बी सेल है उसके ऊपर जो रिसेप्टर है विच इज़ योर एंटीबॉडी। ठीक है, यहाँ पे बाइंडिंग हो रही है, यहाँ पे बाइंडिंग हो रही है,
बाइंडिंग होने की वजह से क्या हुआ, उनका एक्टिवेशन हो गया बी सेल्स का, और वो डिफ्रेंशिएट हो गए इनटू द प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स ने क्या बनाई, एंटीबॉडीज़ बनाई। एंटीबॉडीज़ कौन सी, आईजीएम। आईजीएम का स्ट्रक्चर क्या होता है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको सारी एंटीबॉडीज़ डिटेल में कराई थी, उनके फंक्शंस वगैरह। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ जो आपके टी इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स होता है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है एंड इट डोंट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मेमरी बी सेल्स। यहाँ से केवल और केवल प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, मेमरी बी सेल्स आपके नहीं बनेंगे। देयरफॉर इट विल नॉट रिजल्ट इन अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अगर दोबारा से वही फॉरेन एंटीजन आपकी बॉडी में दोबारा से अटैक करेगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में वो हेल्प नहीं करते हैं। सो सेकेंड टाइप जो है हमारा दैट इज़ टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ द बी सेल, यानी कि जो एक्टिवेशन है वो टी सेल्स के ऊपर डिपेंड करिए, यानी कि साइटोकाइंस के ऊपर डिपेंड करेगी। सो लेट्स सी, यहाँ पे इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, स्ट्रॉन्गर आता है, और मेमरी बी सेल्स भी यहाँ पे क्रिएट होते हैं, तो आपको सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी क्रिएट होता है। ये जो एक्टिवेशन होता है इट कैन अकर आइदर इन द रिस्पॉन्स टू द फ्री प्रोटीन एंटीजन्स और प्रोटीन एंटीजन एसोसिएटेड विद इंटैक्ट पैथोजेंस। तो ये वो एंटीजन्स हैं जो कि क्या होते हैं, टी डिपेंडेंट होते हैं। एक बार ही वो बी सेल के अंदर आ गए तो प्रोटीन एंटीजन को प्रोसेस किया जाता है और उनको प्रेजेंट किया जाता है विद द MHC2। तो बी सेल्स क्या होते हैं, बी सेल्स क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। तो सपोज़ करो ये बैक्टीरिया का एंटीजन था, वो अंदर आया तो वो क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं एंड फिर उनके पास क्या होता है, MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 रिसेप्टर होता है, और फिर ये जो एंटीजन्स हैं उनको ये बाहर की ओर प्रेजेंट कर देते हैं। इसलिए जो बी सेल्स होते हैं उनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलते हैं। अब देखो ये बी सेल है आपका, इसने क्या किया, एंटीजन्स को प्रोसेस करके बाहर की ओर प्रेजेंट कर दिया। अब जो आपके टी सेल्स होते हैं ना, टी सेल्स के पास क्या होता है, दिस इज़ टी सेल एंड दिस इज़ बी सेल। सो टी सेल्स क्या करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। देखो टी सेल्स केवल वही एंटीजन को पहचान सकते हैं जो कि MHC2 रिसेप्टर से बाइंडेड है, और बी सेल के ऊपर भी क्या है, MHC2 रिसेप्टर है, बिकॉज इट इज़ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो टी हेल्पर सेल्स क्या करेंगे, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो टी हेल्पर सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करेंगे, साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे। क्या करेंगे, साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे। अब ये जो साइटोकाइंस है ना वो बी सेल को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। ऑलराइट, सो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि साइटोकाइंस ने क्या किया, बी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया एंड दे कॉज प्रोलिफरेशन इनटू द क्लोनल डॉटर सेल्स। जब बहुत सारे राउंड्स हो जाएंगे प्रोलिफरेशन के तो एडिशनल साइटोकाइन भी प्रोवाइड कर सकते हो आप बाय द टी हेल्पर 2 सेल्स, स्टिमुलेट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्टिवेटेड बी सेल क्लोन्स इनटू द मेमरी बी सेल्स। इनिशियल सिक्रीशन के बाद IgM का सिक्रीशन होता है सबसे पहले। साइटोकाइन क्या करेंगे, जो टी हेल्पर 2 सेल से रिलीज़ हुए थे दे विल स्टिमुलेट द प्लाज्मा सेल्स, और क्या हो जाएगी, क्लास स्विचिंग हो जाएगी। तो IgM से आप IgG, IgA, IgE बना सकते हो। दीज आर द एंटीबॉडीज़ का क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रही है। और स्विचिंग भी कौन सी होती है, एंटीबॉडी में 2 चेन्स होते हैं, हैवी चेन और लाइट चेन। यहाँ पे जो हैवी चेन होती है वो चेंज होती है। सो ये जो प्रोसेस होता है दिस इज़ आइसोटोप स्विचिंग which allows the plasma cells to produce variety of antibody with the same epitope specificity। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि IgM से आप कोई भी एंटीबॉडी में स्विच कर सकते हो, तो इसी प्रोसेस को हम क्लास स्विचिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये बी सेल है, एंटीजन इस पर क्या करा, बाइंड करा। अब इसने क्या किया, एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया, MHC2 रिसेप्टर पे उसने प्रेजेंट कर दिया, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था। तो जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगे उस एंटीजन को विच इज़ बाइंडेड टू दी MHC2,
उसके बाद क्या करेंगे, वो साइटोकाइन्स रिलीज़ करेंगे, और जो साइटोकाइन्स रिलीज़ होंगे वो क्या करेंगे, आपके बी सेल को एक्टिवेट करेंगे। बी सेल एक्टिवेट होने के बाद वो प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, और जो मेमोरी बी सेल्स हैं वो क्या करेंगे, एक मेमोरी क्रिएट करेंगे। मान लीजिए कि एक पैथोजन ने, एक बाहर से कोई भी फॉरेन एंटीजन है, उसने पहली बार आपकी बॉडी में अटैक करा है, तो जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इनकाउंटर कर रहे हो आप उस एंटीजन को, उस फॉरेन जो भी आपका पैथोजन है, कोई फॉरेन बैक्टीरिया है, तो उसको पहली बार आपकी मुलाकात हो रही है। तो उस टाइम पे क्या होता है, फ़र्स्ट टाइम आपका जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो मेमोरी सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स क्या करते हैं कि उनकी एक मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ ये हमारा दुश्मन है, और अगर ये दोबारा अटैक करता है तो हम इसको पहचान लेते हैं। तो जैसे ही वो जो आपका बाहर का जो पैथोजन है, वही सेम पैथोजन अगर दोबारा से अटैक करेगा, वही फॉरेन एंटीजन दोबारा से अगर आपकी बॉडी में आता है, तो आपके जो मेमोरी बी सेल्स हैं वो फटाक से पहचान लेंगे कि हाँ ये तो वही दुश्मन है जो दोबारा आ चुका है। तो जो एंटीबॉडीज़ की फ़ौज होती है, जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, वो पहले से ही वो रेडी करके रखती है हमारी बॉडी। इसीलिए जो आपका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू दी प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि जो आपका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसके अंदर मेमोरी बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब थोड़ा सा लास्ट में देख लेते हैं, जो आपने टी डिपेंडेंट एंटीजन पढ़े और टी इंडिपेंडेंट एंटीजन्स पढ़े, उसमें फ़र्क क्या है। तो टी डिपेंडेंट एंटीजन में आपको बताना है सॉल्युबल प्रोटीन्स आते हैं, और इंडिपेंडेंट में क्या आएगा, बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट्स, लिपोपॉलीसेकेराइड और फ्लैजिला एट्सेट्रा। अभी जो टी डिपेंडेंट एंटीजन होते हैं वहाँ पे एंटीजन क्या होता है, प्रोसेस होता है, एंड वो डिस्प्ले होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर, और फिर वो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वहाँ पे कौन सा रिसेप्टर होता है, MHC2, उससे एसोसिएट होता है, और फिर टी सेल से इंटरेक्शन होती है। लेकिन इंडिपेंडेंट वाले केस में क्या होता है कि एंटीजन प्रोसेसिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती है, और जो डोज होती है दैट इज़ डिपेंडेंट इम्यूनोजेनिसिटी, और यहाँ पे जो इम्यूनोजेनिक होता है दैट इज़ ओवर वाइड रेंज ऑफ डोजेस। यहाँ पे जो अगर हम बात करें टी इंडिपेंडेंट एंटीजन के केस में, तो पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन जो है बी सेल्स का दैट अकर इन हाई डोजेज ऑफ टाइप 1 टी इंडिपेंडेंट एंटीजन्स। तो आपको बहुत ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी तब जाके एक्टिवेशन होगा। लेकिन अगर हम डिपेंडेंट वाले की बात करें, तो डिपेंडेंट वाले में क्या है कि आपको यहाँ पर जो एक्टिवेशन है वो लो डोज से भी काम चल जाएगा। मेमोरी जो होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेमोरी जो होती है वो कौन से एंटीजन के केस में क्रिएट होती है, दैट इज़ टी डिपेंडेंट एंटीजन के केस में आपके इम्यूनोलॉजिक मेमोरी प्रेजेंट होती है, और दूसरे वाले के केस में एब्सेंट होती है बिकॉज ऑफ दी, आपने देखा अभी पूरा प्रोसेस कैसे आपके मेमोरी बी सेल्स बनते हैं, और वो कौन से प्रोसेस में बन रहे थे, टी डिपेंडेंट एंटीजन्स के केस में। डिपेंडेंट वालों में क्या होता है कि जो अफिनिटी मैच्योरेशन होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन इंडिपेंडेंट वालों में एब्सेंट होती है। टी डिपेंडेंट वालों में जो आइसोटोप स्विचिंग है वो होती है, जितनी भी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें जो टी इंडिपेंडेंट एंटीजन है वहाँ पे कोई क्लास स्विचिंग नहीं होती, सिर्फ वो रिस्ट्रिक्टेड है IgM और IgG पर, ठीक है। तो अगर आप जब इंडिपेंडेंट वाले का केस बताओगे तो वहाँ पे आपने दो ही बतानी है, IgM और IgG3, यही एंटीबॉडीज़ स्विच हो सकती है, IgM से IgG बना सकते हो और कोई नहीं बना सकते। टी डिपेंडेंट एंटीजन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं मैच्योर बी सेल्स को, और अगर हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट के केस में देखें तो वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं मैच्योर और इमेच्योर बी सेल्स दोनों को। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.